लेखा शास्त्र विषय लेकर कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आप अभी घर पर हैं और घर पर रहकर आप आपके समय का सदुपयोग पढ़ाई के लिए कर रहे होंगे। जो विद्यार्थी कक्षा 11वीं उत्तीर्ण करके 12वीं में आए हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत काम का है, और जो विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा देंगे उनके लिए भी यह काम का है, क्योंकि निकट भविष्य में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें विद्यार्थियों को सहभागी होना होगा। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लेखा शास्त्र विषय में साझेदार का अवकाश ग्रहण, निवृत्ति या मृत्यु से संबंधित अध्याय के संबंध में। इस अध्याय से संबंधित 20 महत्वपूर्ण तथ्यों को आज की इस वीडियो में शामिल किया गया है। ये तथ्य आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने में सहायक होंगे और साथ ही वस्तुनिष्ठ को हल करने में भी मददगार होंगे। आइए जान लेते हैं क्या है आज की इस वीडियो में इस अध्याय से संबंधित 20 महत्वपूर्ण तथ्य। जब फर्म का विद्यमान साझेदार किन्हीं कारणों से फर्म से अवकाश प्राप्त कर लेता है तो उसे साझेदार की फर्म से निवृत्ति कहा जाता है। फर्म के व्यवसाय से जुड़े किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो सामान्यतः साझेदारी का अंत हो जाता है, लेकिन शेष साझेदार चाहे तो फर्म का कारोबार नए स्वरूप में जारी रख सकते हैं। ऐच्छिक साझेदारी की दशा में साझेदार फर्म को लिखित सूचना देकर फर्म से निवृत्त हो सकते हैं। साझेदारी समझौते के विरुद्ध कोई कार्य या आचरण करने पर किसी साझेदार को फर्म से निष्कासित किया जा सकता है। साझेदारी का अंत हो जाने पर यह जरूरी नहीं है कि फर्म का भी अंत हो जाए। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को या मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को अपने हिस्से की पूंजी, ख्याति और लाभ की रकम पाने का अधिकार है। वैधानिक रूप से अवकाश ग्रहण करने पर भी एक साझेदार अपने कार्यकाल के दायित्व के लिए उत्तरदायी रहता है। अवकाश ग्रहण या निवृत्ति की तिथि के पश्चात न तो फर्म की संपत्तियों में कोई हिस्सा रहता है और न वह फर्म के दायित्वों के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायी रहता है। निवृत्त साझेदार को आवश्यक समायोजन के पश्चात अपनी पूंजी वापस पाने का अधिकार होता है। नए तथा पुराने अनुपात का अंतर लाभ प्राप्ति का अनुपात कहलाता है। निवृत्त साझेदार को वार्षिकी द्वारा भुगतान करने पर वार्षिकी उच्चंत खाता बनाया जाता है। पॉलिसी का समर्पण मूल्य वह मूल्य है जो पॉलिसी को इसकी देय तिथि से पहले बीमा कंपनी को लौटाने पर बीमा कंपनी द्वारा चुकाया जाता है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जो साझेदारों के जीवन पर संयुक्त रूप से ली जाती है तथा इसकी प्रीमियम फर्म चुकाती है। साझेदार के निवृत्ति की दशा में संचय तथा अवितरित लाभ समझौता होने पर सभी साझेदारों में बांट दिया जाता है। मृतक साझेदार को देय राशि प्राप्त करने का अधिकार उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को होता है। मृत साझेदार को देय राशि की गणना में उसके आहरण पूंजी खाते में डेबिट किए जाते हैं। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि को पुराने लाभालाभ अनुपात में बांटा जाता है। निवृत्त साझेदार को देय राशि की गणना करने की 4 विधियां हैं। एक मुश्त में रोकड़ी भुगतान, किस्तों में भुगतान, विपत्र स्वीकृति कर भुगतान और वार्षिकी द्वारा भुगतान। विद्यार्थी, ये निवृत्ति संबंधी जो अध्याय उससे संबंधित 20 तथ्यों को आपके लिए तैयार किया था। आप इनको बार बार सुने और इनको आप नोट भी कर लें ताकि आपको परीक्षा में इनके उत्तर लिखने में सहायता हो, सुविधा हो। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें क्योंकि अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे अगले अध्याय की, और वह अध्याय आपको आपके विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला होगा। अपने मित्रों को भी बताएं। जय हिंद।